हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने रेशम के इतिहास को जाना था और उसके फैक्ट्री निर्माण की प्रक्रिया को, और कौन कौन से देश रेशम उत्पादित करते हैं, इन सभी टॉपिकों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रेशम की परिचर्याएं। रेशम पर क्या कौन कौन सी परिचर्याएं की जाती हैं। वैसे तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो जैसे सभी वस्त्रों पे, ऊन पे, कॉटन पे, लीलन पर हम लोगों ने परिचर्याएं किया था, ठीक उसी तरह से रेशम पर भी कुछ परिचर्याओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रेशम का वजन बढ़ाने की परिचर्या देखेंगे, क्योंकि रेशम का जो वस्त्र होता है यह व्यापारिक उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो इसको वजन के ही हिसाब से इसका व्यापार होता है। इसलिए इसका वजन की परिचर्या करना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन वस्त्रों पे वजन नहीं बढ़ाया गया होता है वो वस्त्र काफ़ी घने एवं सघन रूप से बुने जाते हैं, किंतु जिन पर वजन बढ़ाने की परिचर्या की गई रहती है वो थोड़ा दूर दूर उसके तंतुओं से बुनाई की गई रहती है। तो हम लोग देखेंगे वजन बढ़ाने की परिचर्या किस किस चीज़ से की जाती है। जो वजन बढ़ाने की परिचर्या है यानी कि वेटनिंग की परिचर्या है, यह रेशम के वस्त्र का मूलभूत आधार होता है। सबसे आवश्यक हम कह सकते हैं कि वजन बढ़ाने की परिचर्या होती है रेशम के वस्त्रों पे, क्योंकि उसके बिना रेशम के वस्त्र काफ़ी हल्के दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही महीन होते हैं। तो इस तरह से जो उसके गोंद निकालने की प्रक्रिया है, यानी कि रेशम के वस्त्रों से जब गोंद निकाल दिया जाता है तो रेशम के वस्त्रों में से वजन काफ़ी कम हो जाता है। रेशम में जो सेरिसिन गोंद पाया जाता है, जब हम उसको गर्म पानी में रख देते हैं और फिर निकालते हैं तो उसमें से 1% तक उसका गोंद निकल जाता है, और यह प्रक्रिया होने के बाद जो रेशम का वस्त्र होता है वो काफ़ी वजन में कम हो जाता है। इसलिए हम लोग रेशम के रेशम के वस्त्रों में वेटनिंग की परिचर्या करते हैं, वजन बढ़ाने की परिचर्या करते हैं। तो रेशम के वस्त्रों में वजन को बढ़ाने हेतु हम धात्विक क्रिया कराते हैं, मतलब कि जो रेशम का वस्त्र है उसमें वजन बढ़ाने के लिए धात्विक क्रिया कराई जाती है। वजन बढ़ाने की क्रिया जो है ये रंगाई के ही समय कर ली जाती है। जब रंगाई वस्त्रों का होता है तभी वजन बढ़ाने का परिचर्या भी कर लिया जाता है। रंगीन रेशम में वजन बढ़ाने के लिए स्टेनिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो रंगीन रेशम होते हैं उसमें वजन बढ़ाने की प्रक्रिया स्टेनिक क्लोराइड का उपयोग करके किया जाता है, जिससे कि सोडियम फास्फेट की क्रिया के बाद किया जाता है। जो स्टेनिक क्लोराइड का क्रिया हम लोग करवाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, इसको भी हम लोग सोडियम फास्फेट की क्रिया कराने के बाद ही कराते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा काले रेशम, यानी कि ये तो रंगीन रेशा हो गया जिसपे स्टेनिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं और सोडियम फास्फेट की क्रिया कराने के बाद इसको करते हैं। और जो काले रेशम होते हैं उस पे धात्विक मार्डेंट का उपयोग करते हैं, यानी कि काले जो रेशम होते हैं उस रेशम में वेटनिंग की जो परिचर्या कराई जाती है वो धात्विक मार्टेंट द्वारा किया जाता है, जिससे कि वो बढ़ सके। यह जो क्रिया होती है, जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं लोहे का लौड़ और लॉगवुड। जो लोहे का लौड़ और लॉगवुड होता है इस पर हम लोग धात्विक मार्डेंट की सहायता से वजन बढ़ाते हैं और ये काले रेशम के अंतर्गत आते हैं। जो टफेटा का वस्त्र होता है ये सामान्यतः वजन बढ़ाने पर वजन बढ़ाने वाले ही रेशम का उदाहरण है। टफेटा का वस्त्र वजन बढ़ाने वाले रेशम का ही एक उदाहरण माना जाता है, जिस पे आसानी से क्रेक पड़ जाती है और पहनने पर इस पर सामान्य रूप से उसके स्थान पर दबाव पड़ता है। तो इस तरह से जो रेशम का वेटनिंग परिचर्या है ये किया जाता है ताकि उसमें सघनता आए
और वस्त्र में लोचमयता और चमकपन बना रहे, वस्त्र मजबूत बना रहे, इसके लिए हम लोग व्हाइटनिंग की परिचर्या करते हैं। ब्लीचिंग की परिचर्या रेशम के वस्त्रों पे तब की जाती है जब उसमें से पूरी तरह से गोंद निकाल दिया गया हो। पूरी तरह गोंद निकाले गए रेशम के वस्त्रों में ही ब्लीचिंग की परिचर्या की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैलेंडरिंग। रेशम के वस्त्रों में चमक बढ़ाने के लिए कैलेंडरिंग की परिचर्या की जाती है। नेक्स्ट है सीयरिंग। सीयरिंग की परिचर्या जो होती है वो आकार और चमक प्रदान करने हेतु रेशम के वस्त्रों में की जाती है। यानी कि रेशम के वस्त्रों में जब आकार और चमक की वृद्धि करनी होती है तो सीयरिंग की परिचर्या की जाती है। नेक्स्ट है नक्काशी करना। रेशम के वस्त्रों में जब विशिष्ट प्रकार के नमूने बनाने हो तब नक्काशी की परिचर्या की जाती है। प्रेस करना और चमक लाना। सलवटों को दूर करने के लिए गर्म रोलर में से इसको निकाला जाता है, फिर तनु अम्ल में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रेस करना और चमक लाने की परिचर्या कहते हैं। नेक्स्ट है सिंजिंग। सिंजिंग की जो परिचर्या होती है वो चिकनाई लाने हेतु किया जाता है। वाष्प देना। पायल बुनाई को उभारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाष्प देने की परिचर्या करते हैं। कड़ा करना। आकार प्रदान करने के लिए रेशम के वस्त्रों में हम लोग कड़ा करने की परिचर्या देते हैं। जल निवारक। जल निवारक परिचर्या रेशम के वस्त्रों में इसलिए दिया जाता है ताकि उसे बरसात के मौसम में पहनने योग्य बनाया जा सके। लपेटना और खींचना। तंतु को नरम व चमक में वृद्धि लाने के लिए लपेटने व खींचने की परिचर्या दी जाती है। जंगली रेशम। जंगली रेशम जो होता है ये भी जंगली कीड़े की एक प्रजाति होता है जिसका वानस्पतिक नाम एंथीरिया माइलिट्टा होता है। जो जंगली रेशम होता है वो जंगली कीड़ों का ही एक प्रजाति होता है जिसका वानस्पतिक नाम होता है एंथीरिया माइलिट्टा। इसका जो भोजन होता है वो शहतूत की पत्तियों के अलावा, यानी कि जंगली रेशम जो होते हैं, रेशम के कीड़े, उनका भोजन ओक की पत्तियां होती हैं। मोटे भोजन खाने के कारण इनका जो फिलामेंट होता है वो मोटा व अनियमित होता है। यानी कि जो ओक की पत्तियां होती हैं वो शहतूत के पत्तियों से थोड़ी मोटी होती हैं। इसलिए इस पर पाया जाने वाला जो रेशम का कीड़ा है इससे जो भी धागे निर्मित होते हैं, फिलामेंट निर्मित होते हैं, वो अनियमित और मोटे रूप से उत्पादित होते हैं। इसको ये अनियमित और मोटे होने के कारण इन पर ब्लीच करना थोड़ा कठिन होता है। यानी कि जो जंगली रेशम है उसको ब्लीच करना कठिन होता है। ओक की पत्तियों पर पाए जाने वाला जो टेनिन होता है वो जंगली रेशम को भूरा रंग प्रदान करता है। ओक की पत्तियों में टेनिन रंग प्रदान करने वाला क्लोरोफिल पाया जाता है जो रेशम के फिलामेंट में भूरा रंग प्रदान करता है। यानी कि जो जंगली रेशम होता है उसका नेचुरल रंग भूरा कलर का होता है। इस रेशम की प्रकृति को के धागे को रंगने की आवश्यकता नहीं होती है। वो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से भूरे रंग का होता है, इसलिए इसे रंगाई की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि यह प्राकृतिक रंगों में ही बुना जाता है और यह जो वस्त्र होता है ज्यादातर प्राकृतिक रंगों में ही बुन लिया जाता है। इस जो जंगली रेशम होता है उसमें से सिरेसिन यानी कि गोंद 11% ही हटाया जाता है और इसके जो वस्त्र होते हैं वो काफी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। धुलाई योग्य और सामान्यतः शुद्ध रंगे हुए रेशम की अपेक्षा यह कम महंगा होता है। यानी कि जो बाकी जो महीन रेशम होता है हमारा, उस रेशम से ये हम ये कह सकते हैं कि उस रेशम से सस्ता होता है। जो वैज्ञानिक रूप से उत्पादित रेशम होता है उस रेशम के वस्त्रों से ये जो जंगली रेशम का वस्त्र है वो सस्ता होता है।
इससे जो बने हुए वस्त्र हैं उनके नाम हम लेते हैं। तो राजा, सतंग, टसा और पूंजी इसी जंगली रेशम के ही बने हुए वस्त्र होते हैं। राजा, सतंग, टसा और पूंजी ये सभी जंगली रेशम के बनाए हुए वस्त्र होते हैं। जंगली रेशम का जो धागा होता है वो स्तरीय धागे से भिन्न होता है। यह 18 कोकून से मिलकर बना होता है और इसका जो डेनियर होता है वो 32 से 34 होता है। जैसे उस जो स्तरीय यानी कि जो वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया रेशम है उसमें 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए लगभग 3000 कोकून की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से इसमें जो हमारा जंगली रेशा होता है इसमें केवल 18 कोकून ही लगते हैं और इसका जो डेनियर होता है वो 32 से 34 ही होता है। जो इसका माप होता है वो 32 से 34 डेनियर होता है। बटे हुए रेशम के धागों का प्रकार। धागे का प्रकार बुनकर की इच्छा पर निर्भर करता है। जो बुनकर होता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का जो धागा है उसकी बटाई की जाए। इसके अलावा मतलब इसके कुछ बटाई जो होते हैं धागे जो होते हैं उनके प्रकार निम्न है। पहला है इकहरा धागा। इकहरा धागा जो होता है वो 3 से 8 रेशम के फिलामेंट को आपस में मिलाकर एक ही दिशा में ऐंठन देकर के लपेटा जाता है और उसका निर्माण किया जाता है। जो रेशम का इकहरा धागा होता है उसको 3 से 8 रेशम का जो फिलामेंट होता है आपस में मिला करके एक ही दिशा में ऐंठन दिया जाता है, बटाई की जाती है, उसको हम लोग इकहरा धागा कहते हैं। इकहरा धागा में ऐंठन जो होता है वो 2 या 3 दिया जाता है, यानी कि 2 या 3 प्रति इंच होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो एक ऐंठन प्रति सेंटीमीटर पर होता है। यानी कि जो इकहरा धागा होता है उसमें 3 से 8 रेशम के फिलामेंट को मिलाकर के बनाया जाता है और इसमें इकहरे धागे में जो ऐंठन होता है वो 2 या 3 होता है। इसको अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो प्रति इंच मतलब प्रति सेंटीमीटर एक ऐंठन होता है। सेकेंड है ट्राम। ट्राम का उपयोग केवल भराई के लिए किया जाता है। इसमें 2 या 4 बिना बटे हुए इकहरे धागे को मिलाकर के हल्की सी बटाई की जाती है, जिसे प्रति इंच 3 से 5 घुमाव देते हैं। मतलब कि 1 इंच पर 3 से 5 घुमाव देते हैं। इसको अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति इंच घुमाव दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायल। वायल जो होता है वो रेशम के वस्त्रों पर लंबे क्रेप देने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसमें 35 से 40 प्रकार के घुमाव दिए जाते हैं। ये भी प्रति सेंटीमीटर 14 से 16 घुमाव दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जॉर्जेट। यह दो धागों को बिना बटे हुए 2 धागों को आपस में मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें बहुत कड़े जो होते हैं वो एस या फिर जेड के आकार के होते हैं। यह प्रति इंच 70 से 75 घुमाव के होते हैं। अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो प्रति सेंटीमीटर 28 से 30 घुमाव इसमें दिया जाता है। रेशम के प्रकार। रेशम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक स्वनिर्मित रेशम और दूसरा उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित रेशम जंगली रेशम के अंतर्गत आते हैं और उत्पादित रेशे जो होते हैं वो वैज्ञानिक विधि से उत्पादन किया गया रेशम होता है। स्वनिर्मित जो रेशम होते हैं वो भारत के पूर्वी देशों में अधिकतर पाए जाते हैं। यह जंगली रेशों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो स्वनिर्मित रेशे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम, अरंडी रेशम। जो मूंगा रेशम होता है वो ओक के वृक्ष पर पाया जाता है और ओक की पत्तियों में टैनिन की मात्रा होने के कारण जो ओक के वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों में टैनिन अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण इनका जो रंग होता है वो
भूरा रंग होता है और यह असम के जंगलों में पाए जाते हैं। और इसका जो रेशा होता है वो कड़ा, भारी एवं निम्न किस्म का होता है। दूसरा है हमारा टसर। टसर रेशम। टसर रेशम भी ओक या बबूल के वृक्ष पर पाए जाते हैं। मतलब कि जो टसर रेशम के कीड़े हैं वो ओक या बबूल के वृक्ष पर पाए जाते हैं। ये अधिकतर भारत और चीन में पाए जाते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है स्वनिर्मित रेशम, अरंडी का रेशम, जो अरंडी के वृक्ष पर पाए जाते हैं। बंगाल व असम में ये अधिकतर पाए जाते हैं और इनका जो कोकून होता है वो बहुत ही कोमल, सफ़ेद और पीलापन लिए हुए होता है। यानी कि जो स्वनिर्मित रेशा है वो भारत के पूर्वी देशों में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है: मूंगा रेशम, टसर रेशम और अरंडी का रेशम। मूंगा और टसर जो है ओक के वृक्ष पर पाया जाता है और जो मूंगा रेशम है ये इसमें टैनिन अम्ल पाया जाता है जिससे कि इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है। और चूंकि टसर रेशम भी ओक और बबूल के वृक्ष पे पाया जाता है तो इसका भी रंग भूरा ही होगा। और जो अरंडी का वृक्ष है इस पर ये बंगाल और असम में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके जो कोकून होते हैं वो कोमल, सफ़ेद, पीलापन लिए हुए होते हैं। सेकेंड है हमारा उत्पादित रेशम। उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लपेटा हुआ रेशम और दूसरा कता हुआ रेशम। उत्पादित लपेटा हुआ जो रेशम होता है वो 300 से 1800 गज में लपेट करके तैयार किया जाता है। जो इसका फिलामेंट है लपेटा हुआ रेशम का, यानी कि मनुष्य द्वारा मतलब इस रेशम के तंतु को उत्पादित किया जाता है तो ये काफ़ी लंबे होते हैं। इसके कारण ये 300 से 1800 गज में लपेट करके तैयार किए जाते हैं। इसका जो प्रकार है ये इसका धागा जो होता है वो समांतर होता है। प्रत्येक धागा को मतलब अलग अलग करके भी देखा जा सकता है और इनके धागे चमकदार होते हैं। कई धागों को मिला करके इनकी बटाई की जाती है। जो लपेटा हुआ रेशम है उसके ये प्रकार हैं। कता हुआ जो रेशम होता है वो कई रेशों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। मतलब कि ये छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको कि आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। इनका जो प्रकार होता है मतलब देखने में ये मंद दिखाई देते हैं और कपास के समान पोत वाले ये भी दिखाई देते हैं और इनके जो तंतु होते हैं वो छोटे और असमान रूप से होते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशम का प्रकार। रेशम मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एक स्वतः निर्मित और दूसरा हो जाता है हमारा उत्पादित रेशम। स्वतः निर्मित जो रेशम होता है वो 3 प्रकार का होता है, मूंगा, टसर और अरंडी रेशम। उत्पादित रेशा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, लपेटा हुआ और कता हुआ रेशम। उनकी विशेषताएं: उच्च कीमत के वस्त्रों को छोड़कर रेशम का जो वो वस्त्र होता है वो सभी जगहों पे अपना विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि यह काफ़ी नरम, मुलायम, कोमल एवं लचीलापन एवं इसके साथ ही साथ इसमें गर्माहट भी होती है। इसलिए ये सभी तंतुओं में उच्चतम श्रेणी का वस्त्र माना जाता है। तो रेशम का जो संगठन है वो भी क्योंकि ये भी प्रोटीनिक रेशा माना जाता है इसलिए रेशम का संगठन भी उनकी ही तरह होता है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के समूह से मिलकर के बना होता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले संगठन देखेंगे। जो रासायनिक संगठन है इसका, रेशम का जो रासायनिक संगठन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में होता है। रेशम में अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिल समूह होता है। जो रेशम होता है उसमें कार्बोक्सिल समूह और अमीनो अम्ल पाया जाता है और इसके परमाणुओं की संख्या ऊन के समान ही तहों में होती है। ऊन के समान ही तहों में होती है। ये मतलब बिखरे हुए होते हैं किंतु ये आपस में बहुत ही सघनता के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो आप लोग देखेंगे कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो काफ़ी सघन उनकी बुनाई हुई रहती है। तो इसका जो हम लोग जब रासायनिक सूत्र देखते हैं तो ये
कार्बन इसमें 15% होता है और हाइड्रोजन 23%, नाइट्रोजन जो है वो 5% और ऑक्सीजन 6%। इस तरह से देखा जाए तो कार्बन C15H23N5, ऑक्सीजन जो है O6। इसका रासायनिक सूत्र है C15H23N5 और O6। इसका रासायनिक सूत्र है, जैसे कि कार्बन 15%, हाइड्रोजन 23%, नाइट्रोजन 5%, ऑक्सीजन 6%। इसका रासायनिक सूत्र है। इसमें जो सिरेसिन गोद पाया जाता है वो 22% पाया जाता है। फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है इसमें 66.68% पाया जाता है और पानी 11% होता है। इसमें गंधक, चूँकि ये भी प्रोटीनिक जगत का रेशा है और उनकी भांति ही इसका भी संगठन है, लेकिन इसमें गंधक का अभाव होता है, गंधक नहीं पाया जाता है। जब इसको हम लोग अनुवक्षणीय काट में देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से देखते हैं, तो इसका जो अनुवक्षणीय काट होता है वो अनियमित त्रिभुजाकार के रूप में दिखाई देता है और जो अनुदैर्ध्य काट होता है वो बेलनाकार और केंद्रीय नलिका के समान दिखाई देता है। रंग, कच्चे रेशम में जो रंग होता है वो क्रीम से चमकदार पीला रंग का होता है। और नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व भी कच्चे रेशम में 1.33 प्रति इंच होता है। घनत्व जो होता है इसका 1.30 कच्चे रेशम में घनत्व होता है और गोद निकालने के बाद 1.25 इंच जो गोद निकाले जाने के बाद इसका घनत्व होता है। यानी कि गोद निकाले जाने पर इनका जो घनत्व होता है वो घट जाता है और डायमीटर इनका 9 से 11 माइक्रोन होता है। मजबूती, सभी प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत होते हैं, किंतु गीली अवस्था में इनकी मजबूती घट जाती है। नायलॉन के विकास के पूर्व, जो नायलॉन रेशा है उसके विकास के पूर्व रेशम सबसे अधिक मजबूत तंतु माना जाता था। जो नायलॉन के विकास के पूर्व रेशम को सबसे अधिक मजबूत तंतु के रूप में माना जाता था। पैराशूट बनाने के निर्माण में इसी के धागे का प्रयोग किया जाता था। जब नायलॉन का विकास नहीं हुआ था तब रेशम ही सबसे मजबूत तंतु माना जाता था और इसी के धागे से पैराशूट का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा चमक। नर्म, इसकी जो चमक होती है वो नर्म एवं हल्की होती है, किंतु जब गोद हटा दिया जाता है तो इसमें चमक की वृद्धि हो जाती है। इसकी जो लंबाई होती है 1000 गज या 3500 से लेकर 4500 फीट होती है। जो रेशम की लंबाई है वो सभी तंतुओं, जो जितने भी प्राकृतिक जगत के तंतु हैं, सबसे लंबा तंतु रेशम का ही माना जाता है और इसका लंबाई जो है 1000 फीट या 3500 से लेकर के 4500 फीट की होती है। लोचमयता, इसमें अत्यधिक लोचमयता पाई जाती है। प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता उनके बाद रेशम में भी पाई जाती है। इसमें भी जो लटकनशीलता है इसमें भी पाई जाती है। ऊष्मा चालकता, ऊन के समान ही रेशम भी प्रोटीनिक तंतु है, इसलिए ये भी ऊष्मा का कुचालक है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर ऊन के समान ही जो रेशम है वो भी गर्म है तो फिर इसका प्रयोग हम लोग गर्मियों में क्यों करते हैं, ठंडियों में? क्योंकि इसमें से जो शरीर की ऊष्मा होती है बहुत ही महीन एवं पतला होने के कारण जो शरीर की ऊष्मा होती है वो खुली अवस्था में मतलब बाहर निकलती रहती है, इसलिए इसे हम लोग गर्मी के समय में उपयोग करते हैं इसकी बनावट के कारण। अवशोषकता, रेशम के वस्त्रों में अवशोषकता का गुण भी उत्तम पाया जाता है। 11% वजन के हिसाब से इसमें नमी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सफाई एवं धुलाई,
रेशम की धुलाई में सावधानी रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं और इस पर पानी के धब्बे आसानी से पड़ जाते हैं। इसलिए इसे हमेशा हल्के साबुन का प्रयोग करना चाहिए धुलने के लिए, और कभी भी रगड़ करके नहीं धुलना चाहिए। जो टफेटा का वस्त्र होता है उसमें हमेशा शुष्क धुलाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें पानी के धब्बे आसानी से पड़ जाते हैं। ऊष्मा का प्रभाव इस पर पड़ता है। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ताप पर अगर इसे इस्त्री किया जाए यानी कि प्रेस किया जाए तो इसके जो तंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश से भी ये तंतु प्रभावित होते हैं। अगर लंबे समय के लिए सूर्य के किरणों के संपर्क में रख दिया जाए तो सूर्य की किरण से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वो इसके तंतु को नष्ट कर देती हैं। जल का प्रभाव, जल का कोई अस्थायी रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु गीली अवस्था में 20% इसकी मजबूती जो है वो कम हो जाती है, फिर बाद में ये अपने मौलिक स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है ब्लीच के प्रति अभिक्रिया। पूरी तरह से गोंद हटाने के बाद रेशम के वस्त्र जो बनते हैं उसमें ब्लीच करना आवश्यक हो जाता है। यह ब्लीच सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम पेरोक्साइड से किया जाता है। जैवेल वाटर जो होता है वो रेशम को कमजोर बना देता है, क्योंकि जैवेल वाटर में सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है जो कि विघटित हो जाता है, क्लोरीन उत्पन्न करता है। जो ब्लीच की प्रक्रिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम पेरोक्साइड से ही किया जाता है। अगर जैवेल वाटर से इसका ब्लीच का प्रक्रिया किया जाता है तो तंतु जो होता है वो कमजोर हो जाता है, विघटित होने लगता है, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो क्लोरीन को उत्पन्न करता है और वो ऑक्सीकारक होता है, इसलिए धीरे धीरे तंतु को वो नष्ट कर देता है। सिकुड़न प्रतिरोधकता, सावधानी पूर्वक इस्त्री करके उसको पुनः सामान्य अवस्था में लाया जा सकता है। मतलब कि जो रेशम के वस्त्र होते हैं वो सीधे होते हैं, किंतु इसमें बहुत ही जल्दी क्रेप आ जाता है, इसलिए इसमें सावधानी पूर्वक प्रेस करके उसको सिकुड़न प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। फफूंद के प्रति प्रतिरोधकता, फफूंद के प्रति इसमें प्रतिरोधकता पाई जाती है, मतलब कि इसमें फफूंद की प्रतिरोधकता नहीं पाई जाती है। कीड़ों के प्रति प्रतिरोधक, जो इसमें कारपेट बीटल जो कीड़ा, क्योंकि ये प्रोटीनिक रेशा है, ये भी उन जैसे ही प्रोटीनिक रेशा है, तो इसलिए इसको भी कारपेट बीटल कीड़ा जो होता है वो प्रभावित कर देता है। अम्लों के प्रति जो प्रतिक्रिया है इसका, जो सांद्र अम्ल है वो तुरंत इसको प्रभावित कर देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइपोक्लोरिक अम्ल इसको नष्ट कर देते हैं। और कार्बनिक अम्लों का इस पर जो रेशम के तंतु होते हैं उस पर कार्बनिक अम्ल का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षारों के प्रति अभिक्रिया, गर्म एवं ठंडा, गर्म क्षार और गर्म तनु, इन दोनों की क्रिया कराने पर इसके जो तंतु होते हैं रेशम के वो घुलनशील हो जाते हैं, इसलिए क्षार के प्रति अभिक्रिया मतलब कि क्षारों का इस पर प्रभाव पड़ता है, इसके तंतु नष्ट हो जाते हैं। रंगों के प्रति इसमें सादृश्यता पाई जाती है, क्योंकि इसके रंग जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। पसीने का प्रभाव, रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनमें पसीने का प्रभाव सबसे ज़्यादा बाजू पर पड़ता है, क्योंकि अब बाजू वाली जगह पे धीरे धीरे कपड़ा जो होता है वो नष्ट होने लगता है पसीने के प्रभाव से, तो इस तरह से पसीने का प्रभाव पाया जाता है। ये सभी टॉपिक एग्जाम पर्पस से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।